हेलो साथियों। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में जो है आज हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो टॉपिक है वोल्केनो। चलिए शुरू करते हैं। वोल्केनो क्या है, एक्चुअल में क्यों होता है। तो वोल्केनो के पीछे जो जो घटनाएं रिस्पॉन्सिबल है उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अर्थ के अंदर से ज्वालामुखी जो निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है, बट क्यों निकलता है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग दो टर्म को ध्यान रखेंगे, एक मैग्मा होता है और एक लावा होता है। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। तो लावा जो है, जैसे अर्थ की सरफेस जो है, पृथ्वी की जो सतह है, जब आपका जो मटेरियल अर्थ के बाहर निकलता है, जब वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं। जब यहाँ पे होता है तब लावा बोलते हैं, और जो अर्थ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैग्मा जब तक वो अर्थ की सरफेस के नीचे है तब तक मैग्मा है, और जैसे ही ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया तब ये क्या हो जाएगा, लावा हो जाता है, तब उसको लावा कहा जाता है। तो मैग्मा और लावा, ये बात ध्यान रखनी है आप। ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। ये क्या है, एक नेचुरल घटना है जिसके अंतर्गत विस्फोट के साथ लावा तथा पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ज्वालामुखी बॉम्ब, गैसे, राख आदि पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो एसिड भी निकलती है, यानी राख भी, गैसेस भी। इसके अलावा पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी निकल के आता है बाहर से। तो इस प्रकार की जो है ना अलग अलग चीजें जो है पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ निकल कर आती है, तो उसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, यानी वोल्केनो कहते हैं। कौन कौन सी गैसें होती है ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उस दौरान जो आपकी सल्फर होती है। इसके अलावा और कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा आर्गन होती है, क्लोरीन होती है और हाइड्रोजन होती है। तो उसके साथ अगर गैसेज पूछे जाए तो ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन सी गैसेज, तो कौन कौन सी गैसेज है बता देना है। सल्फर है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ये गैसेज जो है उस समय आपकी निकलती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसके कारण क्या है, ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनो के इरप्शन के कारण क्या है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्यों निकलता है वोल्केनो, तो उसके लिए कुछ एक गतिविधियां जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी। एक तो है ज्वालामुखी उद्गार के कारण विवर्तनिकी गतिविधियां यानी प्लेट टेक्टोनिक। एक तो आपका प्लेट टेक्टोनिक, एक कौन जिम्मेदार है, प्लेट टेक्टोनिक यानी विवर्तनी गतिविधियां, प्लेट टेक्टोनिक रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसके बाद कौन सा है, भूकंप यानी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से भी आ सकता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के कारण कैसे आता है, क्या होता है कि जब प्लेटें जो है अभिसरण होता है, कैसे कन्वर्जेंस होता है दो प्लेटों का, इस प्रकार से दो प्लेटें आई और एक प्लेट नीचे चली गई तो पिघल जाएगी, और उसका जो है मटेरियल जो है वो प्रेशर लगा के ऊपर की तरफ निकल जाता है ज्वालामुखी के फॉर्म में। तो अभिसरण के कारण हो सकता है। तो प्लेटों के अभिसरण के कारण यानी कन्वर्जेंस के कारण, जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहां पर कन्वर्जेंस के कारण विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। उसके बाद क्या है, अपसारी प्लेट किनारों वाले क्षेत्रों में मध्यम से निम्न तीव्रता के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अपसारी कौन सी, जहां पर डाइवर्जेंस हो रहा होता है, प्लेटें दूर जा रही होती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या फिर अपसारी प्लेट किनारे। वहां पर क्या हो सकता है आपका, वहां पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी नहीं बल्कि हल्का ज्वालामुखी आता है और बहुत ज्यादा गहराई से नहीं है। लेकिन जो आपका कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है वहां पर डीप वोल्केनो आते हैं और विस्फोटक ज्वालामुखी आते हैं, यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव जो ज्वालामुखी है, वोल्केनोज है, वो वहां। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अपसारी पे क्या है, मध्यम से निम्न तीव्रता वाले ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं, मीडियम टू लोअर, अंत प्लेटों की गति के कारण ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, होते हैं, कोई संदेह ही नहीं इस बात में। इसके अलावा और कब होते हैं, और आपका भूकंप के कारण हो सकते हैं, भूकंप के कारण होते हैं। अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पर भी जो क्या है, क्या हो सकता है, भूकंप के कारण भी जो है ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है अर्थक्वेक के टाइम। तो भूकंप के दौरान कई बार दरारों का निर्माण होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो कई बार जो है क्या हो जाती है, दरारें आ जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, उसके अंदर से भी लावा जो है वो बाहर निकल सकता है, जो कि एक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में हो गया। उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान का बढ़ना। अर्थ के इंटरनल जो एरिया है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो उसका विघटन जो है, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। उसके कारण जो हीट एनर्जी है वो मुक्त होगी, यानी निकले वो आपकी हीट एनर्जी जो है वो एमिट होगी,
और उसके कारण जो है वहां स्थित जो मटेरियल है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो उसके कारण भी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित कर देता है और मैग्मा निर्माण के बाद ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये आपका किस टाइम पर हो सकता है? पृथ्वी के आंतरिक तापमान के बढ़ने के कारण। आंतरिक तापमान क्यों बढ़ रहा है? रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वहां पर उनका विघटन हो रहा है और रासायनिक रिएक्शन के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखो। इसके बाद गैसों का निर्माण। गैसों का निर्माण कैसे? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल वाष्प यानी वाटर वेपर जैसी गैसें हैं अंदर, तो उनके निर्माण से भी प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर के कारण फिर क्या होता है? ज्वालामुखी निकल सकता है। तो ये आप लोग जो है ना, मैं अभी जो आपको रिवीजन मोड में करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, इनको आप दोबारा चाहे वीडियो के अंदर से इसको देख लेना, बट इनको आप दोबारा से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है ना? मैं आपको स्पीडी मोड में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आपका समस्थितिक असंतुलन, आइसोस्टेटिक इम्बैलेंस। आइसोस्टेटिक इम्बैलेंस होता क्या है? देखो, जैसे आप लोग कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, आप लोग कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसकी नींव पहले रखते हो और नींव आप जितनी गहरी और मजबूत रखोगे, उतनी बिल्डिंग जो है आपकी ऊंची हो सकती है। उतनी जो है बिल्डिंग की ऊंचाई आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपने नींव बहुत छोटी रखी, यानी नींव बिल्कुल ना के बराबर रखी और बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो वो नहीं रहती। इसी प्रकार अर्थ के ऊपर भी जो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर है, जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय की जड़ें भी तो गहरी होगी, तभी तो वो इतना ऊंचा हिमालय खड़ा है। तो ये जो कैसे होता है, ये आइसोस्टेटिक आपका बैलेंस होता है, उसके कारण होता है। तो आइसोस्टेटिक बैलेंस बेसिकली क्या है कि कोई भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो अगर कोई इस प्रकार का लैंडफॉर्म है, तो उसकी गहराई में भी वो है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? आइसोस्टेटिक आपका बैलेंस बोलते हैं। लेकिन कई बार ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसका बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या है? आपका भूकंप आ सकता है। कैसे हो सकता है? जब ऊपर का जो मटेरियल है इधर उधर हो जाए, तो पृथ्वी अपने ऊंचे तथा नीचे स्थानों में संतुलन बनाए रखती है। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा इस संतुलन को पुनः बनाने का प्रयास करती है, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस, आइसोस्टेटिक इम्बैलेंस भी एक चीज है। उसके बाद क्या है अगला? नेक्स्ट आपका दाब कम होना, प्रेशर कम होना। यानी आंतरिक भाग के ऊपर से अगर चट्टाने जो है, ऊपर वाली चट्टाने अगर कम हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो अंदर से जो मटेरियल है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो कम दाब होने के कारण भी ज्वालामुखी आ सकते हैं। तो छठा कारण क्या है ज्वालामुखी उद्गार होने का, यानी वोल्केनिक इरप्शन का? तो प्रेशर का कम होना। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। तो ऊपरी चट्टानों का आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों पर निरंतर दाब बना रहता है, जिसके कारण आंतरिक चट्टानें ठोस बनी रहती है। जब किसी कारणवश ऊपरी चट्टानों का दाब कम होता है, तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है तथा यह मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आता है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या कह रहा है ये? स्थल आकृतियां कौन कौन सी बनती है ज्वालामुखी की? ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वोल्केनो के कारण? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं यहाँ से कि वोल्केनो से कौन कौन सी सतला आकृतियां या फिर लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। तो एक तो आपका इंट्रूजिव होता है, एक आपका एक्सट्रूजिव होता है। इंट्रूजिव में क्या है? अंतर्वेदी, और बहिर्वेदी मतलब एक्सट्रूजिव। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर ही कुछ बन रहा है फॉर्मेशन, तो वो इंट्रूसिव है, और अगर अर्थ के ऊपर कुछ बन रहा है तो वो एक्सट्रूसिव है। ये बात कहने का मतलब है। तो इंट्रूसिव कब हो सकते हैं, एक्सट्रूसिव कैसे हो सकते हैं? ये मैप को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके बड़ा काम का है। इंट्रूसिव जो है वो कैसे हो सकता है? सपोज करो अर्थ जो है उसके ऊपर मटेरियल कई बार वोल्केनो जो है निकलने के लिए चला, बट ये यहां से मान के चलिए कि वोल्केनो निकलने के लिए ऊपर की तरफ चला, बट ये यहां सरफेस तक नहीं पहुंच पाया और यहीं पर ही जम गया। यहीं पर जम के जो है अलग अलग आकृतियां बना ली। तो ये आपका इंट्रूजिव वोल्केनो, यानी मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही ठंडा हो गया अर्थ के सरफेस के नीचे ही। उसको बोलते हैं इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स। और वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं इस प्रकार की। देखो, यहां पर जो कनेक्टेड है ये चीज, ये कनेक्टेड जो है इसको बोलते हैं आप सोर्स। ये है जो है मैग्मा का सोर्स है, ये सोर्स है। अब सोर्स से जुड़कर ये ऊपर की तरफ जो है अलग अलग रूप से वोल्केनो निकला हुआ है। तो सोर्स से जुड़ के जो है वोल्केनो निकल रहा था, बट ये यहां नहीं पहुंच पाया, यहां नहीं पहुंचा, फिर यहां तक ही ये ठंडा हो गया। तो इसके कारण जो स्थलाकृति बनती है उनको बोलते हैं इंट्रूसिव स्थलाकृतियां। उनके नाम क्या है? एक तो बेथोलिथ होता है। देखो बेथोलिथ क्या होता है? बेथोलिथ में क्या है कि ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा चेंबर है। दिस इज कॉल्ड मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर कौन सा है?
जो ये नीचे वाला एरिया, दिस इज मैग्मा चेंबर, दिस इज मैग्मा चेंबर, ठीक है। अब मैग्मा चेंबर के साथ में जो एकदम उसके ऊपर की तरफ ऐसे डोम जैसी आकृति बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेथोलिथ कहते हैं। जो मैग्मा चेंबर के जस्ट ऊपर ये डोम जैसी आकृति बन जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेथोलिथ कहते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से देख पा रहे हो बेथोलिथ को। मैग्मा चेंबर के जस्ट ऊपर की तरफ ये वाली जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोम शेप की जो आकृति बनी हुई है, इसको बेथोलिथ कहते हैं। बेथोलिथ के बाद ये नाम जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान होना ही चाहिए। उसके बाद लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है? लेकोलिथ आपकी क्या होता है कि ये जो है मैग्मा चेंबर से एक नलिका जुड़ी हुई है, और ये नलिका ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार से फैल के और यहाँ एक डोम बन गई। इसको बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होता है, मैग्मा चेंबर से जो है एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पर ये डोम बनी हुई है, ऐसी जो शेप बन जाती है, तो इसको क्या बोल देते हैं, लेकोलिथ बोल देते हैं। फिर आपका लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या होता है, इस प्रकार से जो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक दरार मिली, और दरार में इस प्रकार से जो है, दरार में इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मैग्मा यहाँ पर जम गया, और इसके जमने से जो इस प्रकार की सोसर शेप की आकृति बनती है, इस प्रकार की सोसर शेप की जो आकृति बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेपोलिथ। तो लेपोलिथ है ये वाला लेकोलिथ है, यही तो वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं वहां पर। लेपोलिथ पूछे तो ये वाली आकृति है लेको, LACO, लेको में ऐसा डोम जैसा बनता है, ठीक है, और लेपो में ऐसा बन जाता है। फिर है फेकोलिथ। फेकोलिथ में क्या है, सेम चीज हो रही है, बट यहाँ पर एक तस्तरी वेव जैसा बन जाता है, वेव सी, इस प्रकार से देख रहे हो, वेव सी बन रही है इस प्रकार से। तो ये जो है, इस प्रकार की जब आकृति बन जाएगी, ऊपर की तरफ आ रहा था वोल्केनो, लेकिन ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आने की बजाय इधर ही जो है करेर आपकी क्रैक्स देख के, और यहाँ पर इस प्रकार से जमा हो गया, तो इसको क्या बोल देते हैं, फेकोलिथ बोल देते हैं। ऐसी आकृति जो बनती है, इसको फेकोलिथ बोलते हैं, फेकोलिथ, ठीक है। उसके बाद सिल। सिल क्या है, सिल आपकी क्या है, इस प्रकार से जो है मैग्मा जा रहा था, और यहाँ पर वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पर बन गया, यहीं पर, तो ये आपकी क्या हो जाती है, सिल। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो है वो जमा हो गया लावा, इसको क्या बोल देते हैं, सिल बोल देते हैं। और एक होता है डाइक। डाइक में क्या, इधर की इधर ऐसे ही, ऐसे कैसे ही जमा हो गया इधर की तरफ, ऐसे कैसे जो है इधर की तरफ जमा हो गया ऊपर की तरफ, ऐसी आकृति बनती है, उसको डाइक कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये 6 की 6 आकृतियां जो है वो याद रखें। बेथोलिथ क्या होता है, मैग्मा चेंबर से कनेक्टेड यहाँ डोम जैसी आकृति बनती है, इसको बोलते हैं बेथोलिथ। और मैग्मा चेंबर से एक नली के द्वारा कनेक्ट है, और फिर जो है एक डोम जैसी, छोटी डोम जैसी आकृति बन रही है, लेकोलिथ। ये जो प्यालानुमा आकृति बन रही है, सोसर शेप, ऐसी आकृति जो बनती है और एक नलिका द्वारा ऊपर की तरफ दरार के कारण बनती है, इसको लेपोलिथ। पेकोलिथ क्या है, तस्तरी बनती है, सील में ये और डाइक में ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आकृतियां ध्यान रखनी है, ये बच्चों को बड़ी टेंशन देती है, बड़ी तकलीफ देती है। इनके बारे में आगे दिया हुआ है। बेथोलिथ क्या है, मैग्मा भंडार के ऊपर जब मैग्मा एक विशाल पिंड जम जाता है, तो उसे बेथोलिथ कहते हैं। यह गुंबद आकार स्थलाकृति होती है, जो मैग्मा चैम्बर का ही भाग होती है। देखो इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर पढ़ा रखा है, सारा समझा रखा है मैंने, आगे लिखा हुआ है ये। लेकोलिथ में क्या है, मैग्मा भंडार से ऊपर उठता हुआ मैग्मा कमजोर स्थल पाकर समतल गुंबदाकार आकृति में जम जाता है, जिसे लेकोलिथ कहते हैं। एक वाहिका नली द्वारा मैग्मा भंडार से जुड़ा होता है। देखो, वाहिका नली द्वारा जो है मैग्मा भंडार से जुड़ा है। तो ये वाहिका नली द्वारा मैग्मा भंडार से कहां जुड़ा हुआ है, देखो ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेकोलिथ। लेपोलिथ, सॉरी, लेपोलिथ में क्या है, ऊपर उठता हुआ मैग्मा कमजोर स्थान पाकर क्या कर लेगा, कमजोर स्थल पाकर जो है हॉरिजेंटली वहां पर एक तस्तरी का आकार ले लेता है, तो उसे लेपोलिथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फेकोलिथ में क्या था, लहरदार यानी वेवनुमा बना रहा है। इसमें क्या था, इसमें ऐसे हो रहा था, इसमें ऐसे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, इसमें ऐसे कनेक्ट हो रहा था। ये मैग्मा चेंबर है नीचे, जहां पर वोल्केनो आपका जो है लावा है, यहाँ से कनेक्ट होकर और इस प्रकार से जो बनाता है, तो वो आपका क्या था, लेपोलिथ। जब इस तरह की जब आकृति बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फेकोलिथ, ठीक है। ये फेकोलिथ आकृति बनती है, इसमें लहर में वेवनुमा बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद फिर आपका क्या है, सिल और सीट भी बोल देते हैं। अक्षैतिज रूप से फैलकर चादर के रूप में मैग्मा जम जाता है, यानी ये वाली जो आकृति बनाता है, तो ये आपकी सिल होती है, और डाइक ये वाली होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पर हम लोग ज्यादा टाइम और ना बर्बाद करें, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा जो ध्यान से पढ़ लेना, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेना, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स जो है ध्यान से पढ़ लेना है, राइट। दिख रहे हैं आपको अच्छे से, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट में चलो, अभी आगे क्या है, उसके बाद डाइक के बारे में मैंने बता दिया। मैग्मा जो है दीवार के रूप में मैग्मा भंडार के ऊपर लंबवत जम जाता है, इस प्रकार से लंबवत जम जाता है, इस प्रकार से जो लंबवत जम जाता है,
मैग्मा भंडार के ऊपर। तो ये जो चीज बनती है, इस प्रकार की आकृति बनती है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये डाइक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं? ये तो इंटरनल बनते हैं अर्थ के, ये बाहर नहीं निकल पाता ना मैग्मा, अर्थ के अंदर ही जमा हो जाता है, उसके कारण बनते हैं। अब जो है बाहर कौन कौन से बनते हैं, तो बाहर ज्वालामुखी निकलता है, तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, सिंडर कौन बन जाता है। तो सबसे पहले है जो बहिर्वेदी में, यानी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं? एक्सट्रूसिव, वो इंट्रूसिव थे, अब एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म में कौन सा है? शंकु, एक तो सिंडर कौन, सिंडर कौन टाइप कौन सा होता है? सिंडर माने वैसे एस होता है, एस मतलब राख, ठीक है, राख, राख नुमा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि वोल्केनो जब निकलेगा तो इस प्रकार से कॉनकेव शेप बना लेगा, इस प्रकार से कॉनकेव शेप बना लेता है। ये जो बन रहा है इस प्रकार से सिंडर कौन बन रहा है, ये इस प्रकार की आकृति बना लेता है। तो कनकेव स्लोप बन रही है यहाँ पर इस प्रकार से, और इसको एस कौन भी बोल देते हैं, या कनकेव स्लोप बन रही है इसके कारण। ठीक है। तो सिंडर कौन क्या है? इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है, कब होता है इस प्रकार के शंकु का निर्माण? इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी में किसकी मात्रा ज्यादा और राख की मात्रा अधिक हो। लावा की मात्रा तो कम है और राख की मात्रा ज्यादा है, तब इस प्रकार की शेप में बनता है, वो ऐसे फैलता है, तो इस प्रकार से बन जाता है। इस शंकु की ऊंचाई कम है और ढाल अवतल होती है, ऊंचाई तो कम ही है और ढाल कैसे अवतल है, तो यही बात ये कह रहा है। मेक्सिको में जोरल्लो जो है वो इस शंकु का उदाहरण है, जोरल्लो जो है मेक्सिको का, वो इसका उदाहरण है। इसे राख शंकु यानी एस कौन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ज्वालामुखी को पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें जो है वो एचएस जैसे एग्जाम्स के लिए इससे भी ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आइडिया इसका आपका होना बहुत जरूरी है इसीलिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? एसिडिक कोन। एसिडिक कोन क्या होता है? इस प्रकार के शंकु का निर्माण क्या होता है? अम्लीय लावा से होता है। तो उसके कारण क्या होता है? उसमें सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है, और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो वो ऊपर उठेगा वहीं पे जम जाता है, तो फैलता नहीं है। तो फैलता नहीं है तो एकदम सीधा स्टीप स्लोप बन जाती है। देखो ना कितनी स्टीप बनी हुई स्लोप, ऐसे स्टीप स्लोप बन जाती है इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस प्रकार में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, अम्लीय यानी एसिडिक लावा होता है, एसिडिक लावा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये लावा जो है एसिडिक होता है, सिलिका की मात्रा जो है ज्यादा होती है। यह लावा गाढ़ा यानी विस्कस होता है और चिपचिपा भी होता है, अंततः यह लावा निकलते ही जम जाता है, उसी टाइम जम जाता है, इसलिए तो फैला नहीं ना बहुत ज्यादा, स्टीप स्लोप बन गई इसके ऊपर ऐसे। ठीक है। ये क्रेटर होता है आपका, इसको इसको ना ऊपर वाला गड्ढा जो है, दिस इज कॉल्ड क्रेटर, इसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है। इस लावा से ऊंचे उमटी और ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, बिल्कुल सीधा हो रखा है देखो आपके सामने। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली जो है इटली का, इसी का उदाहरण है, स्ट्रोम्बली जो है इटली का, इसी का ही उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगला। उसके बाद आपका बेसिक कोन। बेसिक कोन में क्या होगा? सिलिका की मात्रा कम होती है, और ये क्या होता है? बेसिक लावा होता है, एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। और बेसिक होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ये विस्कोसिटी कम है, यानी मतलब क्या, ये फेल बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है ना। ये फेल बहुत जल्दी जाएगा। फैलने का मतलब क्या होगा? जैसे ये बाहर निकलेगा इस प्रकार से फैल जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। तो स्लोप देख रहे हो कितनी जेंटल स्लोप बनती है, कितनी जेंटल स्लोप बनती है, इसी जेंटल स्लोप, इसको सील्ड कोन भी बोलते हैं। तो जेंटल स्लोप बनती है इसके अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो यह लावा पतला होता है, बिल्कुल पतला होगा तथा आसानी से फैल जाता है। इसमें कम ऊंचाई वाले मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, देख रहे हो आप, ऐसा ही बन रहा है। सील्ड वोल्केनो इस प्रकार से बन जाता है, सील्ड कोन जो है इस प्रकार से। इस शंकु का उदाहरण हवाई द्वीप में स्थित मोनालुआ, मोनालुआ जो है इसी का उदाहरण है, बहुत ही फेमस है मोनालुआ, हवाई द्वीप में, इंपॉर्टेंट है ये। जो मैंने नाम इधर लिखे हुए हैं इस पीडीएफ के अंदर आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है। इस शंकु का सिल्ड शंकु भी कहते हैं, इस शंकु क्या कहते हैं? सिल्ड शंकु भी कहते हैं। उसके बाद फिर कौन सा आता है? कंपोजिट वोल्केनो आता है। कंपोजिट वोल्केनो या मिश्रित शंकु क्या होता है? कंपोजिट वोल्केनो के अंदर क्या रहता है कि इसमें मटेरियल जो है वो कई प्रकार का मटेरियल जो है उससे बना होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जगह पर बार बार वोल्केनो निकलने से वो लेयर्स में बन जाए, तो वो भी कंपोजिट वोल्केनो है। तो इसमें क्या होता है? मिश्रित जो लावा होता है, यानी अलग अलग मटेरियल हो सकता है, या फिर एक ही जगह पे बार बार ज्वालामुखी निकला, बार बार ज्वालामुखी निकला, तो उसके कारण जो है इस प्रकार से जो है आपकी क्या बन जाती है? लेयर्स बन जाती है, इस प्रकार से लेयर्स बन जाती है उस पर। ठीक है ना। तो उसके कारण जो वोल्केनो के कारण जो ज्वालामुखी निकलता है, तो उसके कारण जो बनता है वो आपका कंपोजिट कोन होता है, राइट। तो इस शंकु का निर्माण कैसे होता है? मिश्रित लावा से होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है? पायरोक्लास्टिक पदार्थ होता है। ठीक है। इसके अलावा एसिड होता है, इसके अलावा वॉल्केनिक बॉम्ब, ये सब मटेरियल है। यह पदार्थ परतों के रूप में जमकर ऊंची सतलाकृति ऊंचे शंकु का निर्माण करते हैं, एकदम ठीक बात है, ऊंचे शंकु का निर्माण करते हैं।
जिसे मिश्रित शंकु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु कहते हैं। तो ये बात आपको बता रखी है। इसका उदाहरण क्या बता रखा है? हुड रेनियर और इसका पैरासाइटिक कोन। पैरासाइटिक कोन अगला आ गया आपका हुड रेनियर जो है यूएसए के अंदर, ये आपका उदाहरण पता होना चाहिए इसके। उसके बाद फिर आपका पैरासाइटिक कोन आ जाएगा। पैरासाइटिक कोन होता है, पैरासाइट्स पता है ना, किसी और जो है ना उसका खून चूसता है, यानी उसके और पर परपोषित होता है, किसी और पर निर्भर होता है अपने खाने के लिए, वो पैरासाइटिक होता है। पैरासाइट का मतलब ही वही होता है, तो पैरासाइटिक कोन कैसा होगा? पैरासाइटिक कोन इसलिए ऐसा ही होगा। ये एक वोल्केनो था, इसमें से एक लाइन जो है, एक दरार इधर की तरफ आ गई, इधर की तरफ आ गई ना, तो ये इधर से एक और वोल्केनो निकल गया। तो इस वोल्केनो को क्या बोलोगे? पैरासाइटिक वोल्केनो। पैरासिटिक वोल्केनो, ठीक है ना, इसको पैरासिटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? पैरासाइट की तरह, जैसे पैरासाइट जो है एक किसी अंदर अदर प्लांट पे निर्भर करता है, तो वैसे इधर है। ये बात पता होना चाहिए। ये कौन है आपका इस प्रकार से, इससे यहां पर जो है एक अलग से निकल गया, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक वोल्केनो। क्लियर है मेरे ख्याल से? तो जब लावा का दाब वाहक नलिका पर अधिक लगता है, वाहक नलिका टूटकर एक अप नालिका यानी एक अलग से एक और नलिका में जो है इधर से डिवाइड हो जाती है, यानी निर्माण कर देती है। तो एक सब सब पाइप जो है अलग से बन जाती है, यानी अपनालिका उपनालिका, जो मुख्य शंकु के ढाल पर अन्य शंकु का निर्माण करती है। और ढाल पर बनने वाले इस शंकु को क्या कहते हैं? इस कोन को क्या बोलते हैं? इसको पैरासाइटिक कोन बोलते हैं या पैरासाइटिक वोल्केनो। ठीक है। तो शास्ता का जो है परपोषित शंकु शास्तिना है, यानी ये भी यूएसए के अंदर आपका शास्ता जो है वो भी, हुड और रेनियर भी यूएसए में थे। उसके बाद है फिर आपका काल्डेरा। काल्डेरा क्या चीज होती है? किस चिड़िया का नाम काल्डेरा है? देखो काल्डेरा जो बेसिकली होता क्या है, क्रेटर पर बार 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 वोल्केनो निकलने से काल्डेरा बन जाता है। कैसे? देखो, जो क्रेटर होता है, क्रेटर क्या होता है पहले अभी ये समझा दो। ये वोल्केनो है, इसका जो ये माउथ है, ये माउथ जो है, इस पर जो है इस प्रकार से गड्ढा बना हुआ है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस महासाब को बोलते हैं क्रेटर। इस महाशय का नाम क्रेटर है। ये जो गड्ढा बना हुआ है इधर, इसको क्रेटर बोलते हैं। अब बार बार ज्वालामुखी निकलने के कारण ये गड्ढा जो है यहाँ पर बहुत चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार से ये गड्ढा जब बहुत चौड़ा हो जाता है तो इसी को क्या बोल देते हैं? काल्डेरा बोल देते हैं। और काल्डेरा में पानी भर गया तो काल्डेरा झील बन जाती है, और क्रेटर में पानी भर गया तो क्रेटर झील बन जाती है। तो क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या है? काल्डेरा है। इतना याद रखो। अब आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार के दौरान स्थलीय भाग पर एक ऊंची सतलाकृति बनने के बजाय वह हिस्सा धंस जाता है। ठीक है, ऊंची क्या बनने के बजाय वह हिस्सा धंस जाता है। इसके एक विशाल ज्वालामुखी कुंड का निर्माण होता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। मैं समझा चुका हूं काल्डेरा क्या होता है। जो माउथ होता है क्रेटर, उसका बहुत बड़ा हो जाना, दिस इज काल्डेरा। ठीक है। जापान का आसो जो है काल्डेरा फेमस है, जापान का आसो काल्डेरा। जब ज्वालामुखी उद्गार शांत हो जाता है तो इस विशाल कुंड में वर्षा का जल भरने से काल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। जब ये ज्वालामुखी शांत हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पानी भर जाएगा। अब यहाँ पर पानी भर जाएगा तो यहाँ पर पानी भरने से क्या बन गई? ये काल्डेरा झील बन गई इस प्रकार से। और ये काल्डेरा झील बन जाती है, ये बात कहा है। जैसे कि इंडोनेशिया की टोबा झील जो है, ये याद रखना, इंडोनेशिया की टोबा झील जो है वो इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी जो है काल्डेरा झील वही है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कौन सी है? इंडोनेशिया की टोबा झील वर्ल्ड की सबसे बड़ी काल्डेरा झील है, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद क्या है? क्रेटर। क्रेटर क्या है? शंकुओं के ऊपर भाग में पाई जाने वाली कीपापार गर्त, बस यही है। दिस इज, ये क्रेटर है। अब क्रेटर से ही बड़ा हिस्सा बन जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? जब क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या है? दिस इज क्रेटर। क्रेटर क्या है? ये छोटा जो है दिस इज क्रेटर। और जब इस प्रकार से बनता है तो ये काल्डेरा है। सिंपल। ये बड़ा जो बनता है दिस इज काल्डेरा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, बट बच्चों को क्लैरिटी नहीं आती इसमें। कई बार मैंने देखा है क्लास में भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। अदरवाइज तो रिवीजन मोड में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। क्रेटर कहते हैं, क्रेटर में वर्षा का जल भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर में वर्षा का जल जब भर जाए तो किसका निर्माण होता है? क्रेटर लेक का निर्माण होता है। ये बात पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद है आपका लोनार झील जो है क्रेटर लेक का, महाराष्ट्र की लोनार झील, इसका एक उदाहरण है, ये भी याद रखो। अब प्लग या डार्ट क्या होती है? देखो, जब क्रेटर का मुंह बंद हो जाए, क्रेटर का मुंह बंद कैसे? जैसे कि सपोज करो दिस इज योर वोल्केनो, दिस इज योर वोल्केनो, दिस इज योर वोल्केनो। ठीक है। अब यहां पर जो है ये भी तो कनेक्ट होंगे भाई साहब किसी ना किसी से, तो ये इस प्रकार से कनेक्ट है। अब इसका ये माउथ जो है बंद हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? प्लग या डार्ट बोलते हैं। तो वाहक नलिका में मैग्मा के जमने से, यहाँ वाहक नलिका ये मैग्मा चैम्बर से जुड़ी हुई है, इसी में से निकल रहा था वोल्केनो, वही तो इधर उधर फैल रहा है। तो इसके निर्माण होता है किसका? प्लग का। कब? जो जम जाता है, इसमें जब जम जाएगा ना,
वोल्केनो जम गया इसमें, अब ये डार्ट बन गई ना, प्लग बन गया ये, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, तो यह स्थलाकृत शंकु अपर्दन के बाद नजर आती है, बाद में दिखती है जब अपर्दन हो जाता है इसका, यानी उससे पहले, इरोजन से पहले नहीं पता लगता कि डार्ट बनी हुई थी, प्लग था, उसके बाद पता लगता। उसके बाद क्या है, माउंटेन। इसमें क्या है, माउंटेन में क्या है अभी, तो देखो शंकु का विस्तृत रूप ज्वालामुखी पर्वत होता है, जैसे फ्यूजियामा पर्वत, फ्यूजियामा माउंटेन। और क्या बन सकती है लैंडफॉर्म स्थलाकृति में, माउंटेन। माउंटेन क्या, शंकु का विस्तृत रूप ज्वालामुखी पर्वत होता है, जैसे फ्यूजियामा जो है माउंटेन हो गया। इसके बाद प्लेट्यू पठार कैसे होते हैं, जैसे कि दक्कन का पठार एक उदाहरण है। ज्वालामुखी पठार का निर्माण, जो बेसिक लावा होता है, सारी लावा जो होता है उसके दरारी, दरारी क्या बोलते हैं, फिशर, फिशर जो है उद्गार से होता है। सारी लावा विस्तृत क्षेत्र में फैलकर पर्वतों के, सॉरी, पठार का रूप जो बना देता है परत के रूप में जम जाके, ठीक है ना। एक दरार से ऐसे निकला और दरार से निकल के ऐसे फैल गया, इधर फैल गया, तो ये एक पठार बन जाता है पूरा का पूरा, जैसे कि डेक्कन का प्लेट्यू जो है, तो इस प्रकार से भी बन सकता है। ये सारी की सारी बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए इस प्रकार से। इसके अलावा एक आपके सामने आ सकता है, गीजर क्या है। गीजर क्या होता है, गर्म पानी देने वाला गीजर होता है। तो वैसे ही जो है ज्वालामुखी गर्म होता है, ज्वालामुखी में मैग्मा गर्म होता है, तो ज्वालामुखी के पास लगता पानी का जो सोर्स होगा वो भी गर्म होगा ना, तो वह ज्वालामुखी क्षेत्र जहां से गर्म जल, जल वाष्प निकलता है, उन्हें गीजर कहते हैं। तो गीजर जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर किधर है, ये यूएसए के अंदर है, आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क में। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर आपका ओल्ड फेथफुल गीजर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है इस बात का। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओल्ड आपका ये गीजर जो है क्या होता है, गर्म पानी। गर्म पानी कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्यों, मैग्मा गर्म था, उसके कांटेक्ट में जो पानी होगा वो भी क्या होगा, गर्म होगा, और वो पानी बाहर निकलेगा तो गीजर की फॉर्मेट में हो गया। दिस इज द रीजन, हमेशा कह रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ रहे हो। उसके बाद है आपके छुआरे। छुआरे क्या बोल रहा है, ये फाउंटेन्स, फाउंटेन्स एक तरह से हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हिंदी इंग्लिश के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, बट एक तरह से फाउंटेन्स हो गया एक तरह से जो आपके। तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था के दौरान ज्वालामुखी गैसों तथा जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, तो उन्हें धुआरे या छुआरे कहा जाता है एक तरह से। तो जैसे कि 10,000 धुआरों की घाटी बोली जाती है, कौन सी, कितमई नेशनल पार्क जो है अलास्का का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपका 10,000 की जो धुआरों की घाटी। ये किसके कारण है, ज्वालामुखी गैसों तथा ज्वालामुखी जल वाष्प के उत्सर्जन के कारण इसका निर्माण होता है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद चलो आगे। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो के प्रकार कितने होते हैं। तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार है, एक आपका नेचर ऑफ इरप्शन के अकॉर्डिंग, यानी बाहर कैसे निकलता है, उद्गार। इरप्शन का मतलब होता है उद्गार, उद्गार यानी बाहर निकलना। तो एक तो फिशर हो सकता है या सेंट्रल हो सकता है। फिशर मतलब दरारों से जो निकलता है, दरारों से उद्गार जिसका होता है वो फिशर हो गया। और सेंट्रल क्या है, मध्य भाग से जो निकलता है वाला ज्वालामुखी, वो आपका सेंट्रल हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, यानी कितनी बार निकलता है, कितने साल में निकलता है, उसके आधार पे तीन प्रकार का, एक एक्टिव होता है, एक डोरमेंट होता है, एक डेड होता है। यानी एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एक मृत ज्वालामुखी होता है। फिर लैंडफॉर्म कैसा बनाता है उसके आधार पे सील्ड हो गया, कंपोजिट हो गया, काल्डेरा हो गया, फ्लड बेसाल्ट हो गया, फ्लड बेसाल्ट का प्रोविंस हो गया, और मिड ओशियनिक रिज हो गया। ये इस आधार पर ऐसे बनता हुआ है। तो ये आप लोगों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फटाफट से इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या है, उद्गार की प्रकृति के आधार पर। उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी का क्या सिनेरियो है उसको देखो पहले। तो क्या है सबसे पहले, उद्गार की प्रकृति के आधार पर दरारी उद्गार यानी आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। तो आइलैंड तुल्य ज्वालामुखी कौन सा होगा, लावा तीन प्रकार का, ये तीन प्रकार का होता है। किस प्रकार, लावा जो है आपका तीन प्रकार का होता है। जो मैग्मा जो निकलता है उससे जो लावा होता है बाहर, वो तीन प्रकार का होता है। एक तो बेसाल्टिक लावा होता है। बेसाल्टिक लावा क्या होता है, आपका बेसिक होता है। एक एंडीसाइट होता है जो ना बेसिक है ना एसिडिक है। एक रायोलाइट होता है। रायोलाइट क्या होता है, आपका एसिडिक होता है। रायोलाइट जो होता है वो आपका एसिडिक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि उद्गार की प्रकृति के आधार पर सबसे पहले फिशर इरप्शन है। फिशर इरप्शन में क्या है, इस प्रकार के ज्वालामुखी बिल्कुल विस्फोटक नहीं होते, क्योंकि क्या है ये, इसके अंतर्गत दरारों के माध्यम से बसाल्टिक लावा बाहर आता है, तो ये बेसिक है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये ज्यादा क्या नहीं होते, विस्फोटक नहीं होते। जो अक्षारीय प्रकृति का होने के कारण फैल जाता है, तो ये ज्यादा फैल जाएगा, जैसे कंपोजिट वोल्केनो देखे थे आप लोगों ने, ठीक है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है, जैसे कि दक्कन का पठार।
ऊर्ध्वाधर दक्कन का पठार ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रख लेना। उसके बाद है केंद्रीय उद्गार, जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी जो है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी कैसे, इसमें क्या रहता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी बहुत कम विस्फोटक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उद्गार के अंतर्गत अक्षारीय लावा निकलता है, यानी बेसिक लावा जो है वो निकलता है, जो कम ऊंची मंद ढाल वाली सतलाकृति का निर्माण करता है। इसे सिल्ड प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं, जैसे मोनालुआ हवाई द्वीप का ज्वालामुखी जो है वो केंद्रीय उद्गार में इसका उदाहरण है। ठीक है, पीछे वाले हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, एक सेकेंड, ये बच गया था, सॉरी। ये केंद्रीय उद्गार में तो बच गया, इससे पीछे, इससे पीछे। हाँ, हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका क्या, स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी कौन सा है, स्ट्रोम्बेली आपको पता है इटली के अंदर ज्वालामुखी है, जो कि किस प्रकार का है, जो मिड के अंदर निकल रहा है। इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं। इस उद्गार के अंतर्गत अम्लीय लावा निकलता है। अम्लीय लावा एसिडिक होगा तो ज्वालामुखी विस्फोटक होगा ही होगा, ये बात तो याद रखनी है। लावा एसिडिक होगा तो आपका ज्वालामुखी एसिडिक होगा, आपका विस्फोटक होगा, जिससे ऊंची एवं तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी सक्रिय भी होते हैं, और स्ट्रोम्बोली में बार बार उद्गार होने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, यानी लाउड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। किसको कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी कौन सा होता है, ये इटली के लिपारी द्वीप पर जो है स्थित वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी के आधार पर नाम रख रखा है इसका। इंपॉर्टेंट बात है नहीं ज्यादा, ये प्लीनियन वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बनते कभी क्वेश्चन। तो ये भी जो है कैरेबियन सागर के में है, और इस ज्वालामुखी का नाम जो है मार्टिनिक द्वीप पर स्थित जो है पीली ज्वालामुखी के नाम पर आधार पर रखा गया है। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। तो बस थोड़ा सा आइडिया रखो, और कुछ नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट बात नहीं, ध्यान रखो। उद्गार के आधार पर लावा के साथ ये है होता है इस प्रकार, दिस दैट को नहीं है काम का। ये अगला भी नहीं ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद सक्रियता के आधार पर याद रखो। ठीक है, यानी सक्रियता के आधार पर, नेचर ऑफ इरप्शन के आधार पर नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पर ज्यादा याद रखना है। एक आपका होता है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जैसा कि भारत के अंदर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा है, बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेरन आइलैंड जो है दैट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, ये बात पता होनी चाहिए। फिर स्ट्रोम्बोली जो है इटली के अंदर है। उसके बाद बेरन आइलैंड जो है भारत के अंदर हो गया। कोटोपेक्सी जो है साउथ अमेरिका के अंदर, जिनमें बार बार जो है आपका उद्गार होने की संभावना रहती है, तो वो आपको एक्टिव वोल्केनो होते हैं, जो कि बार बार उद्गार यानी बार बार इरप्शन हो सकता है, एक्टिव होते हैं। जिसमें पहले कभी हुआ था बट अब जो है शांत है, भविष्य में कभी भी हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। पहले कभी वोल्केनो निकला था, भविष्य में कभी भी निकल सकता है, अभी शांत है, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। उसको सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, जैसे भारत में नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, ये भारत का बेरन आइलैंड आपको ध्यान रखना है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है लक्ष्य इसके अंदर, अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड। ये पता होना चाहिए, इसे नहीं पता है तो पता होना चाहिए, तैयारी ठीक नहीं है फिर। ठीक है, उसके बाद कोटोपेक्सी हो गया, बेरन ये हो गया। इसके बाद सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या है, एक तो आपका ये आपका इटली का याद रखना आपको, वेसुवियस। वेसुवियस जो है इटली का है, ये याद रखना है डोरमेंट के अंदर। और एक नारकोंडम आइलैंड। डोरमेंट कौन सा होता है, जो पहले कभी निकला है, वर्तमान में शांत है, भविष्य में कभी भी निकल सकता है, डोरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मृत ज्वालामुखी। डेड वोल्केनो कौन सा होता है, डेड वोल्केनो वो होता है इस प्रकार के ज्वालामुखी में हजारों वर्षों तक कोई उद्गार नहीं होता, तथा भविष्य में भी इनमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, तो ऐसे को बोलते हैं डेड, यानी हजारों साल से शांत पड़ा है और आगे भी निकलने की संभावना नहीं है, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं डेड वोल्केनो। अंकांगुआ जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर एकांगुआ इसी प्रकार का है। अब आपका सतलाकृति के आधार पर, लैंडफॉर्म्स के आधार पर कौन से है, सील्ड वोल्केनो है। लैंडफॉर्म्स के आधार पर वोल्केनो कौन सा है आपका, सील्ड वोल्केनो है। लैंडफॉर्म्स के आधार पर जो है सील्ड वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो है। इस प्रकार के ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं, इनमें सारी लावा का उद्गार होता है। सील्ड वोल्केनो कौन से होते हैं, जिसमें सील्ड बन जाती है, वही सील्ड वोल्केनो है। तो वही चीज बार बार बता रखी है, मिश्रित कौन सा होगा, कंपोजिट है होगा। ठीक है, तो उसको जो है बार बार देखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता ही है। इसमें उदाहरण के तौर पर मैंने साथ में लगा के लिख भी रखा है, तो ये यहाँ से देख लेना, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो तो पढ़ लेना इस चीज को। ठीक है, मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा अभी तुम लोग। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से देख लोगे, राइट। क्लियर है ना।
ये हो गया सील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ज्वालामुखी जो है बसाल्ट के कारण आपको पता ही है दक्कन का पठार बना हुआ है, तो इस प्रकार के विस्फोटक नहीं होते हैं और लावा बाहर निकल जाता है, वो फैल जाता है, यही सब बातें हैं। उसके बाद जो है मध्य महासागरीय, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर जो है बसाल्ट प्रवाह के बाद जो मध्य महासागरीय ज्वालामुखी है, तो मध्य महासागरीय ज्वालामुखी कौन से होते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य महासागरीय ज्वालामुखी कौन से हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो मिड ओशियनिक रिज पे होते हैं, मिड ओशियनिक रिज पे कैसे, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है, वहां पर जो ज्वालामुखी निकलते हैं वो मध्य अटलांटिक जो है ज्वालामुखी होते हैं, यानी मध्य जो आपके महासागरीय कटक ज्वालामुखी होते हैं। यह ज्वालामुखी निम्न मध्यम मध्यम से निम्न तीव्रता के होते हैं। और कहां पर होते हैं, अपसारी प्लेट पर। अपसारी प्लेट कौन सी होती है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो वो अपसारी प्लेट होती है। तो अपसारी प्लेट के जो है किनारों पर आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है महासागरीय क्षेत्र में कटक का निर्माण होता है, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद है ज्वालामुखी के प्रभाव, इंपैक्ट्स क्या क्या है। सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं, तो ये आप बात आपको पता करना है, सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं ज्वालामुखी के, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ वोल्केनो। तो पॉजिटिव में कौन सा है, देखो सबसे पहले ज्वालामुखी पृथ्वी पे बनने वाले अतिरिक्त दाब को मुक्त करता है। यह एक सुरक्षा वाल्व के जैसे कार्य करता है। क्या होता है, ज्वालामुखी के इंपैक्ट्स क्या है, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पृथ्वी में बनने वाले अतिरिक्त दाब को मुक्त करता है। क्या करता है, जैसे प्रेशर कुकर है, उसके ऊपर अगर सीटी ना लगी हो तो फट जाएगा। प्रेशर कुकर में सीटी क्यों लगाते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है रिलीज करता रहे। तो ऐसे ही जो अर्थ का अंदर का जो अतिरिक्त दाब है उसको मुक्त करने में मदद करता है, सुरक्षा वाल्व के जैसे कार्य करता है। ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में भी सहायक होती है। चट्टानों का निर्माण होता है जो खनिजों का प्रमुख स्रोत भी होती है। ये बातें मैं समझा नहीं रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं समझाता रहूं, बट उस मन से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, आप लोग इसको पढ़ोगे खुद से। ठीक है, नहीं तो फिर खत्म ही नहीं हो पाएंगे टॉपिक्स, बहुत लंबी लंबी वीडियोज हो जाएगी, राइट। तो इसलिए थोड़ा कम समझा के मैं आप लोगों को, ये पढ़ने वाली बात है, वैसे भी इसमें समझाने जैसा क्या है। चट्टानों का निर्माण होता है, खनिज होते हैं उनके अंदर। बसाल्टिक लावा काली मिट्टी होती है, तो वो खेती के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, जैसे डेक्कन के प्लेट्यू में होगी। भाप का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। निकलने वाला गर्म जो है जल वो आपका सल्फर युक्त होता है, तो उससे जो है चर्म रोग यानी स्किन रिलेटेड डिजीज को जो है सहायता मिलती है, उसमें ठीक हो आराम आता है। विभिन्न सतलाकृतियां बनती है, द्वीप झीलें कई तरह की चीजें बनती है। नकारात्मक क्या होता है, जान माल की हानि होगी, सीधी बात है। और क्या होगा, गैसों के उत्सर्जन से वायुमंडल प्रदूषित भी होगा, अम्लीय वर्षा की संभावना हो जाएगी, एसिडिक रेन हो सकती है आपकी। बसाल्ट प्रवाह से जो है एग्रीकल्चर या अन्य क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं, और महासागरीय क्षेत्रों में उद्गार के कारण जलीय जीवों पर का नाश हो जाता है, भूकंप आदि आ सकते हैं, ये सब चीजें दिक्कत है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ज्वालामुखी का वितरण जो है, एक तो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो आपको दिख रही है ना इस प्रकार से कांटे लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो है उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और ज्यादातर जो भूकंप है, सॉरी ज्यादातर जो ज्वालामुखी है वो कहां पर आते हैं, वो आपके पैसिफिक ओशियन के ही चारों तरफ आते हैं। मैक्सिमम वोल्केनो जो है वो आपके पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ आते हैं, उसी को ही बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उसको ही बोलते हैं। इसके अलावा फिर कहाँ आते हैं, ये जो मिड ओशियनिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज जो है इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और कहाँ आते हैं, इसके अलावा फिर और तो कहीं भी आ सकते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ आते हैं, अभिसारी और अपसारी आपको याद रखना है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको ध्यान रखना है, मिड ओशियनिक रिज ध्यान रखना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा वितरण जो है जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें एक अभिसारी प्लेट होगी जहां पर एक अपसारी होगी, यानी एक कन्वर्जेंस होगा, एक डाइवर्जेंस होगा, वहां दोनों जगह आ सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है यहाँ पर परिप्रशांत महासागरीय पेटी यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट कौन सी, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ वाली बेल्ट। जो प्रशांत महासागर उसके चारों तरफ का क्षेत्र है, वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जो आपके ये ज्वालामुखी आते हैं। उसके बाद मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट कौन सी आपकी, ये कॉन्टिनेंट के मध्य वाली बेल्ट होगी। ठीक है, इसके बाद मध्य महासागरीय मिड ओशियनिक रीज, जो ये वाली आपकी मध्य में आपकी मिड ओशियनिक रीज है, ये वाली। ठीक है, तो यही सब बता रखा है इधर। उसके बाद फिर आगे चलो, सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में बता रखा है, प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभिसारी यानी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, अतः यहाँ ज्वालामुखी उद्गार उच्च तीव्रता के होते हैं।
यह विस्फोटक ज्वालामुखी अत्यधिक सक्रिय भी है। सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इस पेटी को प्रशांत महासागरीय अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसीलिए इसको, ठीक है ना। लगभग 2/3 ज्वालामुखी उद्गार इस पेटी क्षेत्र में होते हैं। इस पेटी क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका को की ज्वालामुखी चोटियां जैसे कोटोपेक्सी अकांगुआ, कोटोपेक्सी अकांगुआ और चिम्ब्राजो, उत्तरी अमेरिका की ज्वालामुखी चोटियां जैसे हुड, आपकी रेनियर, ये सास्ता, जापान की फ्यूजियामा, फिलीपींस की माउंट ताल, ये सब जो है इसके अंदर शामिल है। इसके बाद मिड कॉन्टिनेंट, मिड कॉन्टिनेंट कौन सी है? मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट में अगर देखोगे तो महाद्वीप प्लेटों के बीच स्थित अभिसारी प्लेटों पर इनका निर्माण होता है, यानी कन्वर्जेंस बाउंड्री के कारण बनते हैं। भीषण ज्वालामुखी आते हैं इस क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा बर्मा प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के कारण इसके उदाहरण अगर देखोगे तो आप लोगों को उदाहरण मिल जाएंगे, इसके स्ट्रोम्बेली वगैरह जो है वो इसके उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखने, इसके उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आपका स्ट्रोम्बेली जो है हो गया, और हिंद महासागर में भी कई तरह के इस तरह के ज्वालामुखी हो सकते हैं। इसके बाद फिर आपका मिड ओशियनिक बेल्ट, मिड ओशियनिक बेल्ट के अंदर क्या है? महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेट, जहां पर अपसारी, तो मिड ओशियनिक रिज, जो अटलांटिक रिज देखी थी आप लोगों ने, वहां पर है। वल्कानिक हॉटस्पॉट क्या हो सकते हैं? वल्कानिक हॉटस्पॉट का रियूनियन आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है वोल्केनिक हॉटस्पॉट का, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, जहां प्लेट किनारे ना होने के बावजूद एकांकी रूप से जो है ज्वालामुखी निकल आता है, तो वो आपका वोल्केनिक हॉटस्पॉट कहलाता है, राइट। मेरे ख्याल से आप लोग साथ ही साथ ये चीजें देख भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे अच्छे से, दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक था, वोल्केनो का पूरा टॉपिक था, जो कि हम लोगों ने निपटा लिया है फाइनली। और इसको आप लोग भी जो है ना एक बार रिवाइज कर लेना, इस प्रकार से मतलब चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बाकी एनसीईआरटी जो है एक बार जरूर पढ़नी है, किसी भी कीमत पे आप 11th की एनसीईआरटी को नहीं मिस करेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तैयारी अपनी बूस्ट करके रखिए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।